नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एससीओ में कड़े रुख का किया समर्थन। कहा, आतंकवाद के जिक्र के बिना संयुक्त बयान स्वीकार नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में कई देशों के समकक्षों से की मुलाकात। रूस के रक्षा मंत्री से S-400 सिस्टम समेत महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर बात। अपने चीनी समकक्ष के साथ सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर की चर्चा। एक बार फिर शर्मसार हुआ पश्चिम बंगाल। कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। भाजपा ने ममता बनर्जी के शासन को बताया महिलाओं के लिए त्रासदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएसएमई के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सराहा। ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, एमएसएमई में ग्रीन ऊर्जा की खपत को बढ़ाने के लिए भारत लगातार कर रहा प्रयास। और ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर हुए विराजित। उमड़ा भक्तों का भारी सैलाब। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आज युवाओं को ये जानने की जरूरत है कि ये लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश को भारतीय संविधान पर हमले की याद दिलाई। देखिए विशाल बैरिस्टो की विशेष रिपोर्ट। साल 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अदालती आदेश द्वारा पद से हटाए जाने से खुद को बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। इस वर्ष हम आपातकाल के 50 साल पूरे कर रहे हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आपातकाल लगाने वाली भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की अधिसूचना को सबके सामने पढ़कर सुनाते हुए कहा कि यह आदेश हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला था, जिसके तहत मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये है उस समय का गैजेट नोटिफिकेशन, और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। आई फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय दिस प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट whereby the security of India is threatened by internal disturbances. बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि 1975 से लेकर आज तक चीजें कैसे बदल गई हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दृष्टिकोण को समझाने के लिए सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे गए थे। All parties going out across the world, speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable, कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues, we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried. चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे को दबाने के पाकिस्तान के विफल प्रयास के बारे में बताते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से जो इनकार किया वो बिल्कुल सही था। इससे भारत की भूमिका आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह स्पष्ट होती है। सर्वसम्मति से एससीओ चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर आपातकाल के प्रभाव को उजागर करने वाली एक पोस्टर प्रदर्शनी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थी। आपातकाल की भयावह कहानियों को साझा करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि किस तरह से उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है और ऐसे देश में आपातकाल का लग जाना अपने आप में डेमोक्रेसी पर एक सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन विदेश में नहीं, देश में भी किशोर कुमार जैसे महान कलाकार को बैन कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया था। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर गहन चर्चा की। रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने स्थायी जुड़ाव और तनाव कम करने के लिए एक ढांचागत रोड मैप के माध्यम से जटिल मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर भी जोर दिया और इस मुद्दे पर स्थापित तंत्र को पुनर्जीवित करके सीमांकन का स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने सर्वोत्तम पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के साथ साथ एशिया और दुनिया में स्थिरता के लिए सहयोग करने के लिए अच्छे पड़ोसी हालात बनाने की भी आवश्यकता पर जोर दिया है। राजनाथ सिंह ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके 2020 के सीमा गतिरोध के बाद पैदा हुए विश्वास की कमी को पाटने का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर प्रकाश डाला। उन्होंने 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने की भी सराहना की। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष को 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य आतंकवादी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों, सीमा पर आतंकवाद और भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। रूसी रक्षा मंत्री ने भारत रूस के दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डाला जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह और कायराना आतंकवादी कृत्य पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हुई दोनों रक्षा मंत्रियों की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा उत्पादन, विशेष रूप से वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, आधुनिक क्षमताओं और हवाई प्लेटफॉर्मों के उन्नयन जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए S-400 सिस्टम की आपूर्ति, Su-30 MKI को अपग्रेड करने और शीघ्र समय सीमा में महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की महत्वपूर्ण चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रेनिन, तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सोब्रिजोदा इमोमाली अब्दुर्रखीम और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल डोरेन कोसानोव के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोग में निरंतर जुड़ाव और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों की खोज के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति और कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्षों को पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। वहीं मंत्रियों ने साझा हित के अन्य क्षेत्रों के अलावा क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग, सैन्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने एमएसएमई में महिलाओं के योगदान को सराहते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। पूरे देश में एमएसएमई का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि एमएसएमई सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है। जब महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के नैनीताल में शेरवुड कॉलेज के 156वें स्थापना समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने शेरवुड कॉलेज के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में रह चुके हैं जब लैंडलाइन फोन होना एक परम विशेषाधिकार था। उपराष्ट्रपति ने भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेमिसाल बताया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीकी ने हमारे जीवन में कई चुनौतियों को सरल बना दिया है। We have lived through times where a landline was absolutely a privilege. And look at now, India boasts in the world of having largest number of smartphones. Digital penetration and connectivity which is unrivaled in the world. You must have heard very frequently artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, machine learning and the kind. But these have entered your life. In school, in workplace, in homes. You will have to change and adapt so that you become worthy citizens of a nation, Bharat, that is home to 1/6 of humanity. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी के साथ एक उच्च स्तरीय वार्षिक समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्तीय सेवा विभाग सचिव और पीएसबी के एमडी और सीईओ के अलावा वित्तीय सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में वित्त वर्ष 2025 के वित्तीय प्रदर्शन, जमा वृद्धि, ऋण वसूली और साइबर सुरक्षा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और खबर पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता एक बार फिर शर्मसार हुई है। कस्बा स्थित लॉ कॉलेज में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 25 जून की बताई जा रही है। पीड़िता कॉलेज की ही छात्रा है। उसकी शिकायत पर कस्बा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। मामले में पूर्व छात्र नेता मनोजीत मिश्रा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र और छात्र संघ का नेता रहा है। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश पर ही मनोजीत को कॉलेज में नौकरी दी गई थी। अन्य 2 आरोपी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। तीनों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। विजया रहाटकर ने पीड़िता को BNSS की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और TMC सत्ता में रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लॉ कॉलेज में इस तरीके की घटना घटी, ये आरजीकर मामले के बाद फिर से ये घटना दर्शाती है कि इस राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है। और जो एक्यूज है, मूल एक्यूज है, उसके खिलाफ जो आरोप आया है वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के नेता है और तृणमूल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है।
तो जब एक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि रेप हो गया कहीं पे तो छोटी घटना है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, या बोलेंगे कि उसके साथ प्रेम संबंध था जिस लड़की का रेप हुआ है, इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के द्वारा और ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा लगातार दिया गया है। तो इस तरीके की बयानबाजी जब होती है, इवन आरजीकर के मामले में आप देखेंगे तो आरजीकर के घटनाओं को दबाने की हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी। तो जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है, जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस, हथियार बनाने का सामान, लैपटॉप आदि बरामद किए हैं। लखनऊ के एडीसीपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया है कि मलिहाबादी निवासी सलाउद्दीन के घर से पुलिस ने असलहे और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियाँ प्रचलित हैं। घटनाक्रम के बारे में अन्य जो जानकारियाँ हैं वो हासिल की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के लिए सीएम युवा स्कीम की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य में केवल एक जनपद एक माफिया देने का काम किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं का लाभ हर युवा उद्यमी को मिल रहा है। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। इस कार्यक्रम में कई युवा उद्यमी भी शामिल हुए। लाभार्थियों ने सीएम युवा स्कीम और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं से मिल रहे लाभ के लिए खुशी व्यक्त की, साथ ही सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सीएम युवा योजना के तहत मुझे लाभ मिला है 5 लाख रुपए का, जो कि ब्याज मुक्त लोन है अपने स्टार्टअप के लिए। मेरा जो स्टार्टअप है वो महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है, पीसीओडी और पीसीओएस। सीएम युवा उद्यमी योजना से मुझे 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे मैंने सोलर का कार्य शुरू किया। योगी जी की योजना के तहत मुझे बहुत सहायता मिली है, जिससे मैंने खुद का आगे काम बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओडीओपी स्कीम के थ्रू मुझे ये 50 लाख रुपए का चेक मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मुझे 50 लाख का चेक मिला है, जिसके अंदर मुझे मार्जिन मनी 10 लाख रुपए मिले हैं। और मुख्यमंत्री जी के इस सहयोग की वजह से मैं अपने बिजनेस को
डबल कर सकता हूँ। मैंने अभी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है जो क्ले पॉटरी प्रोडक्शन करती है। मतलब हम लोग कुल्हड़ से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए और कटोरियाँ हो गई, कुल्हड़ हो गए, और इससे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और मैंने ये CM युवा उद्यम योजना के थ्रू सरकार से लोन लिया था और वो मुझे मिला है, और उसी की वजह से ये मुझे मदद मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे ODOP की तरफ से टूल किट दिया है, जिससे थारू क्षेत्र में बहुत ही वृद्धि हुई है और थारू क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है, जिससे मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने चिकनकारी का काम स्टार्ट किया है, जिसमें मुझे सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जो कि ODOP योजना के तहत मिला है, जिसमें हमें सब्सिडी का फायदा भी मिलेगा और बैंक की तरफ से और सरकार की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से आज मैं पहले जो व्यापारी थी, आज मैं उद्यमी बन गई हूँ। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल के इंचौड़ा कंबो थाना क्षेत्र से सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। ग्राम अकवंदपुर काफुरपुर के गाटा संख्या 384 पर सार्वजनिक रास्ते पर मजार बनाई गई थी। जांच के लिए राजस्व की टीम गठित की थी। पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनी मजार को हटा दिया गया। मजार पे JCB चलाई गई है। ये शासन से प्राप्त निर्देश व जिलाधिकारी महोदय संभल और उप जिलाधिकारी महोदय संभल के निर्देशन में हमारी एक राजस्व टीम गठित की गई है, जिसमें मौके पर आकर के जो रोड की ज़मीन है हमारी सरकारी सड़क की, जो कि इंचौड़ा कंबो से और ये भवालपुर मार्ग तक है, जिस पर ये अवैध मजार थी, जिसको आज नापतोल करके ग्राम प्रधान जी की उपस्थिति में, चौकी इंचार्ज की उपस्थिति में उसको हटवा दिया गया। और पूरा उड़ीसा आज जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये लाइव आप इस समय पुरी से देख रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के ये लाइव दृश्य हैं जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक छेर पहरा रस्म निभाते हैं। इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस समय आप देख रहे हैं शाम 4 बजे से रथ यात्रा शुरू हुई है। सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और बलभद्र को ताल ध्वज रथ पर विराजित किया गया है। इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए वरिष्ठ पत्रकार कोमी कपूर ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान मदरलैंड के संपादक KR मलकानी ऐसे पहले शख्स थे जिनको सरकार ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार के खिलाफ लिखना बहुत कठिन था। इमरजेंसी में मेरा ख्याल है मलकानी जी पहले आदमी थे जो अरेस्ट हुआ था। वो तो उनका अरेस्ट हुआ 11 बजे ऐसा कुछ, इसलिए इतना जल्दी हुआ था कि नेक्स्ट डे हिंदुस्तान टाइम्स आया था, छपा था। इंडियन एक्सप्रेस सब जो अखबार थे, बहादुर जफर मार्ग, वो तो बिजली कट गई थी तो नहीं थे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में एक बॉक्स आइटम आया था, KR मलकानी अरेस्टेड, एंड nobody knew what was the reason for that. By later in the night of 25th to 26th, of course, so many more political leaders, etc., were arrested, but Malkani was the first. Mrs. Gandhi बहुत नाराज़ थी मलकानी जी के अखबार के खिलाफ थी, क्योंकि उस ज़माने में to write against the government was very difficult. Very few people did. And Malkani ji used to write all kinds of stories.
एक्चुअली लेटर वो स्टोरीज सच पड़े, बट शी यूज टू क्लेम कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। नगरवाला शी से झूठ है, झूठ है, सब सच निकला। वैसे काफ़ी थे, मैं याद है, मैं आई स्टार्टेड माई करियर एक्चुअली वर्किंग इन मदरलैंड। कुमी कपूर वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने द इमरजेंसी एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें इमरजेंसी के दौर के तमाम वो प्रकरण शामिल हैं जिनमें किस तरह से पत्रकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म किया गया था कांग्रेस द्वारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।